तो हमने पाइथन के ये सारे फीचर्स देख लिए। इसके हाँ। बाद आते हैं हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस पर। तो इसमें सोर्स कोड टू बाइट कोड सबसे पहले कन्वर्ट होता है, फिर बाइट कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट होता है। देन एक पाइथन इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलेशन तो एक ही बार में हो जाता है, मतलब पूरे सोर्स कोड का बाइट कोड में। ये सही है ना मेरा एनालॉजी? हाँ, बिल्कुल सही समझा है तुमने। पाइथन का जो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपका सोर्स कोड को एक बाइट कोड में बदला जाता है और फिर वो बाइट कोड इंटरप्रेटर के ज़रिए लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जिससे आपको हाई लेवल कोड लिखने और तुरंत रन करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं। तो पाइथन अपने मेमोरी को कहाँ पर स्टोर रखता है, मतलब ऑब्जेक्ट को, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को कहाँ स्टोर रखता है? तो वो करता है प्राइवेट हीप स्पेस में स्टोर करता है। एंड इसमें गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी होती है। वो कब एक्टिवेट होती है, जब एक्चुअली वो कैसे काउंट करता है कि उसकी मेमोरी कहाँ एलोकेटेड है? वो रेफरेंस काउंटिंग के थ्रू करता है कि ये मेमोरी कहाँ एलोकेटेड है, वो रेफरेंस काउंटिंग करता है। अगर हीप में उस ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, कोई क्लास में उसको रेफर नहीं किया जा रहा है, तो वो डी एलोकेट हो जाता है ऑब्जेक्ट एंड गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है। इसी को हम कहते हैं रेफरेंस काउंटिंग, कि वो मेमोरी को रेफरेंस काउंटिंग के थ्रू मैनेज करता है और सारे ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट हीप स्पेस में रहते हैं। ठीक है, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही समझा है तुमने। पाइथन में जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं वो प्राइवेट हीप स्पेस में रखी जाती है, और जैसा तुमने कहा रेफरेंस काउंटिंग के ज़रिए ही पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अब उपयोग में नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो जाता है तो फिर गार्बेज कलेक्टर उसे पहचान कर उस मेमोरी को साफ़ कर देता है। तो हाँ, यही मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक मॉडल है पाइथन का, और ओके। यही उसे काफ़ी आसान और सुरक्षित एंड बनाता है। नेक्स्ट अपना एक GIL आता है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग। ये एक तरह से सेमाफोर काइंड ऑफ थिंग होता है, म्यूटेक्स लॉग होता है पाइथन में, कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ, मतलब म्यूटेक्स लॉग समझ लो। हाँ, बिल्कुल। जीआईएल यानी ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक पाइथन में एक तरह का सेमाफोर जैसा ही काम करता है। इसका मकसद यही है कि एक समय में सिर्फ एक ही थ्रेड पाइथन का बाइट कोड इंटरप्रेट कर सके। इस वजह से मल्टी थ्रेडिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी सीमित हो जाती है, लेकिन इससे डेटा रेस जैसी प्रॉब्लम से बचा जाता है। तो ये एक तरह से पाइथन की थ्रेड सेफ्टी को सुनिश्चित करने वाला मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इट्स टाइप्स की, जिसमें सबसे पहले आता है सीक्वेंसेस। इसमें लिस्ट आती है। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस है ये बताओ। और शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है ये बताओ। हाँ, बिल्कुल। बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में फ़र्क ये है कि इंडेक्सिंग से आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करते हो, मतलब एक पोजीशन का एलिमेंट, जबकि स्लाइसिंग से आप एक रेंज यानी कई एलिमेंट्स को एक साथ ले सकते हो। और शैलो कॉपी और डीप कॉपी में फ़र्क ये है कि शैलो कॉपी सिर्फ बाहर के लेवल पर एक कॉपी बनाती है, लेकिन अंदर के ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस रखती है, जबकि डीप कॉपी हर लेवल पर नई कॉपी बनाती है, तो वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। ओके, तो इंडेक्सिंग में हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग में हम एक रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? या फिर इसमें होता है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो स्टेप करके जरूरी नहीं कंटिन्यूस रेंज में करें, हम ब्रोकन रेंज में भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। स्लाइसिंग में आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों ही पैमानों का ओके, इस्तेमाल। सो शैलो कॉपी और डीप कॉपी में ये है कि डीप कॉपी में हर लेवल पर जो अपना ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर कॉपी बनती है। जबकि शैलो कॉपी में क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट की एक रेफरेंस बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। शैलो कॉपी में सिर्फ टॉप लेवल पर एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंस ही रहते हैं। जबकि डीप कॉपी हर लेवल पर नई कॉपी बनाती है, जिससे ओरिजिनल और कॉपी दोनों एकदम अलग अलग ठीक होते है, हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शंस, जिसमें आते हैं सेट, डिक्शनरी, रेंज वर्सेस एक्स रेंज। तो सेट तो पता है यूनिक होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज सेट में नहीं आ सकते। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में होता है। लेकिन रेंज और एक्स रेंज क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से अच्छे से बताओ थोड़ा। हाँ, ज़रूर। तो रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको एक इम्यूटेबल सीक्वेंस देता है जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रेंज 05 कहते हो तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 4 की अच्छा, सीक्वेंस जैसे है। लिखते हैं हम ना, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, वो चीज़ है ना रेंज? हाँ, बिल्कुल वही।
जब आप फॉर आई इन रेंज 05 लिखते हो तो ये 0 से 4 तक के नंबर पर एक एक करके चलेगा, जबकि एक्स रेंज पहले पाइथन 2 में होता था, वही कम मेमोरी यूज़ करता था, लेकिन अब पाइथन 3 में रेंज ही इस्तेमाल होता है और वो भी काफ़ी एफिशिएंट है। तो तो आप वही, वही सेम ही चीज़ है दोनों, एक्स रेंज और एक्स, राइट? हाँ बिल्कुल वही बात है। पाइथन 3 में रेंज अब उसी तरह से मेमोरी एफिशिएंट है जैसे पहले एक्स रेंज था, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, बस रेंज का इस्तेमाल करो और वो बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एडवांस कंटेनर्स में घुसते हैं अभी हम। तो इसमें आते हैं नमपाई एरेज एंड पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। तो नमपाई एरेज क्या होता है एंड पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो नमपाई अरेज एक ऐसे होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बड़ी मात्रा में नंबर्स को बहुत एफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। वही पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम्स टेबल जैसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सीरीज एक सिंगल कॉलम वाले डेटा को रिप्रेजेंट करती है और डेटा फ्रेम्स मल्टीपल कॉलम वाले टेबल्स की तरह होते हैं जिनमें हर कॉलम अलग डाटा टाइप होता है। ओके, तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है ना कि नंबर एरेज जो होते हैं, देखो दोनों मल्टी कॉलमर डेटा स्ट्रक्चर को तो स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन नंबर एरे में तुमने बोला वो होमोजेनिक होता है, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। मतलब इंट है तो इंट ही स्टोर करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही स्टोर करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। लेकिन pandas में हम डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी, डेटा फ्रेम्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझा। नमपाई में हर एलिमेंट एक ही टाइप का होता है, जिससे कैलकुलेशन और मेमोरी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाता है। जबकि पैंडास डेटा फ्रेम में आप अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग डाटा टाइप्स रख सकते हो, यानी एक कॉलम में इंट हो सकता है, दूसरे में स्ट्रिंग, तीसरे में फ्लोट, और इस तरह बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और कोई डिफरेंस है? हाँ, एक और बड़ा अंतर यह है कि नमपाई में आपको ज़्यादातर संख्यात्मक गणनाओं पर ध्यान देना होता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आसान होते हैं। जबकि पैंडाज में आपको लेबल्ड डेटा और डेटा की हैंडलिंग जैसे इंडेक्सिंग, ग्रुपिंग, मर्जिंग और फिल्टरिंग जैसी सुविधाएं मिलती है। तो पैंडाज ज़्यादातर डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, और नमपाई कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा पावरफुल है। और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी तो सबको पता ही होता है। तो हम नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक पर, जिसमें कंट्रोल फ्लो में हम जाएंगे तो फॉर लूप और वाइल लूप आते हैं, और दूसरा ब्रेक, कंटिन्यू, पास आते हैं। तो फॉर लूप मतलब फॉर आई इन रेंज, हमें एक रेंज में जब किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जबकि वाइल लूप जब तक ये कंडीशन ना सेटिस्फाई हो उसमें हमें जब भी यूज़ करना होता है तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ब्रेक का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो उस लूप को एग्जिट कर देता है परमानेंटली। कंटिन्यू मतलब एक आइट्रेशन को स्किप करेगा, उस एक स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करेगा। एंड पास तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पास से फर्क नहीं पड़ता, वो तो जस्ट एरर ना आए इसलिए यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। फॉर लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको किसी निश्चित रेंज या सीक्वेंस पर बार बार कुछ करना हो, और वाई लूप का इस्तेमाल तब जब आपको किसी कंडीशन के पूरा होने तक चलाना हो। ब्रेक से आप लूप से बाहर निकल जाते हो, कंटिन्यू से आप एक ही इटरेशन छोड़ देते हो, और पास का इस्तेमाल बस कोई खाली ब्लॉक रखने के लिए करते हो ताकि कोई सिंटैक्स एरर ना आए, ठीक है, तो लेकिन नेक्स्ट हम स्कोप पर आते हैं। स्कोप पाइथन में क्या क्या होते हैं? ग्लोबल, लोकल के अलावा और भी कोई स्कोप होता है ना? हाँ बिल्कुल सही। इसके अलावा एक स्कोप होता है इंक्लूजिंग स्कोप, जो किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर की फंक्शन होती है, और एक लोकल स्कोप होता है जो किसी फंक्शन के अंदर मौजूद वेरिएबल्स का स्कोप होता है। तो बेसिकली स्कोप की 4 लेवल्स होती है: लोकल, इंक्लूजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन स्कोप। और यही तय करता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से देखी जाएगी। तो ग्लोबल और लोकल तो पता है, बाकी तो बताओ कि। हाँ ज़रूर। तो इंक्लूजिंग स्कोप वो होता है जो एक बाहरी फंक्शन के अंदर स्थित फंक्शन को घेरता है, यानी नेस्टेड फंक्शन का स्कोप। और बिल्ट इन स्कोप वो होता है जो पाइथन के बुनियादी फंक्शंस और एक्सप्रेशंस का स्कोप होता है, जैसे कि प्रिंट, लेन वगैरह। तो ये चारों स्कोप मिलकर तय करते हैं कि वेरिएबल्स कहाँ से रिजॉल्व होंगे, और इसी से नॉर्मल स्कोप रूल्स ठीक बनते है, हैं बिल्ट पाइथन में। इन हो गया, ग्लोबल हो गया, लोकल हो गया और एनक्लोजिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्कोप में नेक्स्ट चीज जो है वो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये बताओ। हाँ, तो पाइथन में स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड या प्राइवेट स्कोप जैसा कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं है, जैसा कि बाकी लैंग्वेज में होता है। लेकिन हम प्राइवेट मेथड्स को अंडरस्कोर से डिफाइन करके दर्शाते हैं, जैसे अंडरस्कोर माई मेथड। ये एक कन्वेंशन है जिससे पता चलता है कि इसे बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सच में प्राइवेट नहीं होते, बस एक संकेत होता है। ना ना, प्रोटेक्टेड में अंडरस्कोर होता है ना, प्राइवेट में तो डबल अंडरस्कोर होता है। हाँ
बिल्कुल, प्रोटेक्टेड के लिए एक सिंगल अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होती है, जैसे अंडरस्कोर माय मेथड, जिससे पता चलता है कि इसे सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है, जैसे अंडरस्कोर माय मेथड जो नाम मैंगलिंग लागू करती है, जिससे वो क्लास के बाहर से मुश्किल से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है? हम क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस पैकेज के अंदर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझा। प्रोटेक्टेड का मतलब यही है कि आप इसे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर उसी पैकेज या सब क्लास के भीतर सुरक्षित माना जाता है। यानी ये एक तरह से एक इंडिकेशन है कि इसका इस्तेमाल बाहर से तो किया जा ठीक है, सकता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, समझ गया। कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं इसके बाद। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, दो चीज़ होती हैं, इसके बारे में बताओ। हाँ, बिल्कुल। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत पावरफुल तरीका है लिस्ट्स को शॉर्ट और कंसाइज तरीके से बनाने का, जहाँ आप एक फॉर्मूला या कंडीशन को एक लाइन में लिखकर लिस्ट बना सकते हो। इसी तरह डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में आप की वैल्यू पेयर का एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो, जिससे आपको जल्दी से एक डिक्शनरी मिल जाती है। इसका एक एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल। मान लो अगर हमें 0 से 4 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स की एक लिस्ट बनानी है, तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख सकते हैं एक्स 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 फॉर एक्स इन रेंज 5। तो ये 0 1 4 9 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक डिक्शनरी बनाना चाहें जिसमें नंबर और उसका स्क्वायर हो, तो लिखेंगे एक्स एक्स फॉर एक्स इन रेंज 5। इससे डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें हर नंबर के साथ उसका स्क्वायर बनाएगा। ओके, तो एग्जांपल तो ठीक है, एक्स एंड देन सेमी कॉलन एंड एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 5। इससे क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में आ जाएगा 0 1। तो ये डिक्शनरी के लिए हो गया। ओके, ओके। एंड 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16। ओके, तो पहली हो गई की, एक्स इज की एंड एक्स स्क्वायर इज वैल्यू फॉर एक्स इन रेंज 5। तो इससे की में आ जाएगा नंबर एंड वैल्यू में आ जाएगा उसका स्क्वायर। ऐसे ही जब लिस्ट की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 5। ओके, डन। हाँ, बिल्कुल सही। तुमने बिल्कुल सही समझा है। डिक्शनरी ओके, कॉम्प्रिहेंशन में तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। इसमें फंक्शन बेसिक्स में जाएंगे। तो लैम्डा फंक्शन होता है, जो कि हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन है। पास बाय ऑब्जेक्ट और असाइनमेंट एंड डॉक स्ट्रिंग्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल चाहिए मेरे को। हाँ, ज़रूर। लैम्डा फ़ंक्शन एक छोटा और अनोनिमस फ़ंक्शन होता है, जिसे आप एक लाइन में डिफ़ाइन करते हो। उदाहरण के लिए मान लो हमें 2 नंबरों का जोड़ करना है, तो हम लिख सकते हैं ऐड इज़ लैम्डा एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और फिर ऐड 3 5 करेंगे तो ये 8 रिटर्न करेगा। तो ये एक छोटा त्वरित फ़ंक्शन है जो नाम नहीं लेता, लेकिन सीधे इस्तेमाल हो जाता है। और पास बाय ऑब्जेक्ट और पास बाय असाइनमेंट क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल। पाइथन में जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस को पास होते हैं वो बेसिकली पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करते हो उसकी एक रेफरेंस भेजी जाती है। अगर ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है तो वो इन प्लेस बदल सकता है, और अगर इम्यूटेबल है तो उसका नया कॉपी बनता है। यानी आप सीधे ऑब्जेक्ट को बदलते नहीं, बल्कि जो उसका रेफरेंस है वो फंक्शन को मिलता है। हम्म, नहीं समझा। कोई बात नहीं, मैं सरल तरीके से समझाता हूँ। सोचो जब आप एक वेरिएबल को फंक्शन में भेजते हो तो आप उसका रेफरेंस यानी उसकी जगह भेज रहे होते हो। अगर वो वेरिएबल एक लिस्ट जैसी चीज़ है तो आप फंक्शन के अंदर से बदल सकते हो, क्योंकि वो लिस्ट ही सीधे बदल रही है। लेकिन अगर वो एक इंटीजर है तो इंटीजर इम्यूटेबल है, तो उसका वैल्यू फंक्शन के अंदर बदलती नहीं, बस उसका एक नया कॉपी बन जाता है। हम्म। और डॉग स्ट्रिंग्स तो वही होते हैं ना, जो उससे हम कमेंट आउट करते हैं चीज़ें। हाँ, बिल्कुल। डॉक स्ट्रिंग्स वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होती हैं जो फंक्शन या क्लास के ऊपर लिखी जाती हैं। ओके, डन डन डन, समझ गया। अभी मेरे को ये बताओ, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीन चीज़ें होती हैं ना पाइथन में, ये क्या होती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मैप एक फंक्शन है जो एक फंक्शन को हर एलिमेंट पर अप्लाई करता है और एक नया सीक्वेंस देता है। फिल्टर एक फंक्शन है जो केवल उन एलिमेंट्स को लगता है जो एक कंडीशन को पास करते हैं। और रिड्यूस एक फंक्शन है जो पूरे सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कंबाइन कर देता है, जैसे जोड़ना या गुणा करना। ओके, रिड्यूस जो है वो पूरे फंक्शन की पूरे सीक्वेंस की वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट है 5 4 3 2 1। अब हमें रिड्यूस में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे? कि ऐड करना है इन सब नंबर्स को, रिड्यूस में कैसे लिखेंगे ये बताओ। हाँ, बिल्कुल।
इसके लिए आपको functools मॉड्यूल का reduce फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो from functools import reduce और फिर reduce lambda xy x plus y और प्लस 5 4 3 2 1। इससे सारे नंबर जोड़कर एक सिंगल वैल्यू आएगी, यानी 15। ओके। एंड मैप, अब चलो फिल्टर और मैप बताओ। फिल्टर तो चलो हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर कुछ करना हो ऑपरेशन तो हम फिल्टर यूज़ करते हैं। मैप का क्या बोला था? हाँ बिल्कुल, मैप का मतलब है कि आप एक फंक्शन को हर एलिमेंट पर अप्लाई करते हो, यानी जो भी फंक्शन आप देते हो वो हर एलिमेंट पर जाकर उस पर ऑपरेशन करता है और उसका एक नया सीक्वेंस बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर नंबर को उसका स्क्वायर करना है तो आप मैप में लिखेंगे मैप लैम्डा एक्स 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 1 2 3 4, तो ये आपको स्क्वायर नंबरों की लिस्ट देगा। हम्म, ठीक है, समझा। फ्रॉम functools import reduce numbers की लिस्ट आएगी। एंड फिल्टर्ड नंबर्स इज इक्वल टू फिल्टर, ओके, नंबर्स की लिस्ट आएगी। रिड्यूस करना हो तो टोटल सम इज इक्वल टू रिड्यूस लैम्डा ए सी सी कॉमा सी यू आर आर सेमी कॉलन ए सी सी प्लस सी यू आर आर। ओके, तो ए सी सी कॉमा सी यू आर आर, ए सी सी प्लस सी यू आर आर कॉमा फिल्टर्ड नंबर्स। ओके, एंड फिल्टर्ड नंबर्स में फिल्टर करना हो लैम्डा एक्स एक्स सेमीकोलन एक्स इज ग्रेटर देन 10 कॉमन नंबर्स। ओके ओके। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा कोड सही दिशा में जा रहा है। फिल्टर में तुमने वो नंबर रखे हैं जो 10 से बड़े हैं और रिड्यूस में तुमने सारे नंबरों का जोड़ निकाल लिया है। अगर तुम चाहो तो फिल्टर किए गए नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे प्रिंट फिल्टर नंबर्स, और फिर टोटल सम भी सही तरीके से प्रिंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट अपना आता है आर्ग्यूमेंट्स। इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कीवर्ड डिक्शनरी होती है, आर्स और क्वार्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है बताओ? हाँ सही। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो आपको उसी क्रम में देने होते हैं जैसे फंक्शन डिफाइंड है, यानी उनकी पोजीशन बदल नहीं सकते। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में आप नाम से आर्ग्यूमेंट्स देते हो तो आप किसी भी क्रम में उन्हें दे सकते हो। और फिर आर्ग्स का इस्तेमाल वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए होता है, और क्वार्क्स का इस्तेमाल वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए किया जाता है। ओके। डेकोरेटर्स एक तरीका है जिससे आप किसी फंक्शन या मेथड के बिहेवियर को बिना उसे बदले, यानी एक्सटर्नल तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। आप एक फंक्शन को एक और फंक्शन से रैप करते हो और तब वो फंक्शन पहले के बिहेवियर को ऐड करके अपना काम करता है। इस तरह से आप लॉगिंग, वैलिडेशन या और भी कई एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ सकते हो बिना मेन कोड बदले। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं आइटर एंड नेक्स्ट कीवर्ड का एग्जांपल। तो टू अंडरस्टैंड आइटर एंड नेक्स्ट कीवर्ड इट इज इम्पोर्टेंट क्या, तो इनसे क्या है ना, आइटरेट ही करना होता है मोस्टली। एंड इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो आइटर और नेक्स्ट के एग्जांपल में देखो, आइटर बेसिकली क्या कर रहा है ना, एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू एन आइटरेटर। नेक्स्ट जो है उसको रिट्राइव करेगा। जैसे एग्जांपल से देखें, जैसे फ्रूट्स की एक लिस्ट दे दी एंड फ्रूट आइटरेटर इज इक्वल टू आइटर ऑफ फ्रूट्स। तो ये क्या होगा, अब हम इन इस लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं, आइटर ऑफ फ्रूट लिख दिया तो जैसे हमने फ्रूट आइटरेटर एक वेरिएबल बनाया, अब हम जब भी प्रिंट करेंगे फ्रूट आइटरेटर को विद द कीवर्ड नेक्स्ट, तो क्या पहली बार जब प्रिंट करेंगे तो एप्पल प्रिंट होगा। फिर से सेम स्टेटमेंट को वापस से प्रिंट करेंगे नेक्स्ट कीवर्ड के साथ फ्रूट आइटरेटर को, तो इस बार बनाना प्रिंट होगा क्योंकि वो आइटर कर रहा है। अगेन प्रिंट करेंगे तो इस बार चेरी प्रिंट होगा। ठीक है, कॉलिंग अगेन, वो हर बार आगे बढ़ रहा है। अगर इसको एक बार और प्रिंट कर दिया तो एरर देगा, तो उस एरर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट में एंड लिख सकते हैं। ठीक, आइटर नंबर कर दिया हमने, अब नम आइटर को नेक्स्ट के साथ करेंगे फिर एंड। तो पहला तो 10 ही आ जाएगा, दूसरा 20 आ जाएगा, लेकिन हमने जब तीसरी बार इसको किया तो एंड प्रिंट करेगा वो, चौथी बार किया तो फिर से वो एंड प्रिंट करेगा। ओके, तो ये बात है आइटर और नेक्स्ट में। ठीक है, अब आते हैं डेकोरेटर्स पर। तो डेकोरेटर्स में ऐसा होता है कि जब भी हमें फंक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, मतलब हमें उस फंक्शन को चेंज नहीं करना होता लेकिन उसके बिहेवियर को चेंज करना होता है, तो उस फंक्शन के अंदर ही हम दूसरा फंक्शन लिख देते हैं
अपने रिक्वायर्ड बिहेवियर के हिसाब से। उससे ये होगा क्या ना, कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो टास्क दूसरा परफॉर्म करेगा जो कि उसके फंक्शन के स्कोप में डिफाइंड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है माई डेकोरेटर, और हम हमारा मेन क्या होता है ना, डेकोरेटर में हम फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन पास कर देते हैं, जिससे कि ये जो हमारा कोर फंक्शन है इसकी फंक्शनैलिटी चेंज ना हो। लेकिन अंदर जो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, हम इसके लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमें रैपर का लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो माई डेकर है, और हम माई डेकोरेटर को चेंज नहीं करना चाहते। तो हमारा जो लॉजिक है वो रैपर का है, हमने उस रैपर का जो फंक्शन है उसको माई डेकोरेटर में पास कर दिया, एंड इसके अंदर हमने रैपर का जो भी लॉजिक है वो लिख दिया यहाँ पर, एंड रिटर्न क्या किया, रैपर किया। अब एट द रेट माई डेकोरेटर लिखा, डेफ से हेलो, तो वो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, अब देखो क्योंकि हमने एट द रेट माई डेकोरेटर के साथ किया है, तो समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड, जो कि रैपर का था, रैपर का फंक्शन था। ओके, ये प्रिंट हुआ। अब जो हमने फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन जो कि है से हेलो, वो प्रिंट करेगा, एंड देन अगेन समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड। इस तरह से चीज़ें काम करेंगी। तो हमारा कोड लॉजिक भी चेंज नहीं हुआ, और इसके अंदर जो हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिखना था हमने वो भी लिख दिया। क्या प्रिंट हुआ, से समथिंग बिफोर हेलो वर्ल्ड, से समथिंग आफ्टर, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से एट द रेट माई डेकोरेटर। ठीक है, तो ये कितना सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है, डेकोरेटर हो गया, आर्स वार्स हो गया, आइटर कीवर्ड हो गया, यील्ड मेमोरी। अच्छा, यील्ड बताया ना, ओके यील्ड देख लेते हैं एक बार। तो यील्ड को सबसे पहले ऐसे समझो जैसे कि हमारा रिटर्न होता है, ऐसे ही एक यील्ड भी फंक्शन होता है, वो भी बेसिकली रिटर्न करने का ही काम करता है फंक्शन को। लेकिन रिटर्न क्या होता है ना, जैसे उसने वैल्यू को रिटर्न किया, वो फंक्शन को एग्जिट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ऐसे होता है ना कि जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होता, वॉइड फंक्शन जब क्रिएट करते हैं उसमें हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ रिटर्न करना होता है तो हम रिटर्न का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटर्न करने के बाद वो फंक्शन को ब्रेक कर जाता है। यील्ड में क्या है, ये भी वही सेम काम करता है, रिटर्न करता है वैल्यू को, लेकिन ये ब्रेक नहीं करता फंक्शन को। जैसे एग्जांपल में देखें, तो ये फंक्शन बनाया मैक्सिमम काउंट अप टू काउंट वन रखा, और जब तक ये मैक्सिमम से कम है ईल्ड काउंट करता जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, पॉज करेगा एंड रिटर्न द करंट काउंट, उसके बाद फिर काउंट प्लस इज इक्वल टू वन होगा। तो ये बार बार काउंट को रिटर्न करता है, तो ईल्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न और यील्ड सेम ही है, बस यही बात है कि रिटर्न जो है फंक्शन को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, यील्ड बाहर नहीं आता, वो बस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस पे। तो मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के अंदर init डॉट पी वाई जो पैकेज इंडिकेटर होता है, इसका क्या काम होता है? हाँ, बिल्कुल सही। init.py एक स्पेशल फाइल होती है जो बताती है कि वो डायरेक्टरी एक पैकेज है। इससे पाइथन को पता चलता है कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। पहले के ज़माने में ये ज़रूरी थी, लेकिन अब पाइथन थीम है, आप इसे वैकल्पिक रूप से भी छोड़ सकते हो अगर आपको कोई और संकेत देना हो कि ये एक पैकेज है। ओके, init डॉट पी वाई सिर्फ इतना काम करता है कि वो इंडिकेट करता है कि ये पैकेज है, इंस्टेड ऑफ अ मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल में init डॉट पी वाई नहीं होता, वो जस्ट एक पी वाई एक्सटेंशन की फाइल होती है। लेकिन जो डायरेक्टरी होती है उसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उसमें हम एक init डॉट पी वाई की भी फाइल बना देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमारा एक पैकेज है। हाँ, बिल्कुल सही। तुमने बिल्कुल सही समझा। जब एक डायरेक्टरी में ओके, init.py। सही समझा। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स जैसे होते हैं ओएसएस एंड मैथ, ये सब तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर ही। हाँ, बिल्कुल सही। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ओएस जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े काम करने देता है, सिस जो इंटरप्रेटर से जुड़ी जानकारी देता है, और मैथ जो गणित से जुड़े फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इनका इस्तेमाल करके आप बिना कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन के सीधे बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं, सेल्फ जो है वो इंस्टेंस होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे जावा में दिस होता है, ऐसे ही पाइथन में सेल्फ होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, क्योंकि पाइथन एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऐसा हम कह सकते हैं आई गेस।
इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेल्फ का काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही होती है, और जो सेल्फ है वो बेसिकली उस इंस्टेंस को रेफर करता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड चल रही है। जैसे जावा में दिस यूज़ होता है, तैसे ही पाइथन में सेल्फ हर इंस्टेंस को पॉइंट करता है, और इसी से आप ऑब्जेक्ट के डाटा और मेथड्स को एक्सेस करते हो। इसके बाद एनकैप्सुलेशन आता है और एब्स्ट्रैक्शन आता है। एनकैप्सुलेशन होता है एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है, एंड जिससे कि अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हम कर सकें। एंड एब्स्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करता है, कि यूज़र को अननेसेसरी चीज़ें एक्सपोज ना की जाए, और अपने यूज़र के लिए हर चीज़ क्लीन हो, अननेसेसरीली चीज़ें एक्सपोज उस पर ना की जाए। इसके बाद एक इनहेरिटेंस आता है जो कि सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है। इनहेरिटेंस में तीन चीज़ें होती हैं। तो इसके इस पर थोड़ा सा अभी तुम इलेबोरेट करो। हाँ, ज़रूर। तो इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को विरासत में लेती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बच्ची क्लास केवल एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक बच्ची क्लास दो या उससे ज़्यादा क्लास से इनहेरिट कर सकती है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है कि बच्ची क्लास अपने पेरेंट क्लास के किसी मेथड को रीडिफाइन करती है, और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही नाम के अलग अलग सिग्नेचर्स वाले मेथड्स को परिभाषित किया जाए। ओके, सो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दोनों में नाम तो सेम ही होता है, लेकिन जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन करता है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स वहाँ भी सेम रहते हैं। जबकि ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स आई नो नो ओवर राइडिंग में नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होते हैं, लेकिन लोडिंग में पैरामीटर्स सेम रहते हैं, राइट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे ठीक से समझ नहीं आया। हाँ, बिल्कुल, डिफरेंस यही है। मेथड ओवरराइडिंग में आप पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसी नाम से लेकिन अलग इम्प्लीमेंटेशन और अक्सर अलग पैरामीटर्स के साथ रीडिफाइन करते हो, जबकि मेथड ओवरलोडिंग में आप एक ही नाम के मेथड्स को अलग अलग पैरामीटर कॉम्बिनेशन के साथ परिभाषित करते हो, ताकि एक ही नाम से अलग अलग व्यवहार मिल सके। पाइथन में असल में ओवरलोडिंग को सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर पाइथन फंक्शंस के पैरामीटर्स फ्लेक्सिबल होते हैं और ओवरराइडिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके बाद आते हैं मेथड टाइप्स में, इसमें होते हैं इंस्टेंट मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। इन तीनों को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एग्जांपल के साथ बताओ। हाँ, बिल्कुल। तो इंस्टेंस मेथड वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल किया जाता है और उसमें सेल्फ का इस्तेमाल होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट के डाटा तक पहुंचता है। क्लास मेथड में आप सी का इस्तेमाल करते हो और वो क्लास पर काम करता है, यानी वो क्लास लेवल डेटा एक्सेस करता है। स्टैटिक मेथड में ना तो सेल्फ होता है और ना ही सी, और वो बिल्कुल सामान्य फंक्शन की तरह होते हैं जो क्लास या इंस्टेंस से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टेंस मेथड में आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेकर उसका डाटा एक्सेस कर सकते हो। क्लास मेथड क्लास वेरिएबल्स को बदल सकती है, और स्टैटिक मेथड्स बस किसी सहायक फंक्शन की तरह काम करते हैं, ना ऑब्जेक्ट से ना क्लास से। ओके, जैसे इसको एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ यूनिट बनना है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो इंस्टेंस वेरिएबल यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट है। ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। नाउ इंस्टेंस मेथड पर आते हैं। इसमें सिर्फ एक सेल्फ रखा है, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट सैलरी। इसने रिटर्न किया, इंस्टेंस मेथड हो गया, सेल्फ डॉट नेम करके कर रहे हैं। क्लास मेथड में क्या है, इंस्टेड ऑफ सेल्फ, देखो यहाँ पर हमने सेल्फ लिखा था, इंस्टेड ऑफ सेल्फ हम सी एल एस लिख देते हैं, डेटा स्ट्रिंग है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेम कॉमा सैलरी इज इक्वल टू डेटा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड सी एल एस यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कैसे लिखा था, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट सैलरी, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर सी एल एस नेम कॉमा इंट ऑफ सैलरी। इस तरह से क्लास मेथड को रिटर्न किया जाता है। स्टैटिक मेथड में हमने यहाँ पर वो सेल्फ भी नहीं लिखा ना सी एल एस लिखा, सीधा लिख दिया डे नेम एंड वीकेंड्स इज इक्वल टू सैटरडे संडे, रिटर्न डे नेम नॉट इन वीकेंड। सिंपल, खत्म, बहुत ईजी है। ओके, मेथड नेम्स भी हो गया, तो अपना ऊप्स तो हो गया। एंड नेक्स्ट है एरर्स एंड एल्गोरिदम, जिसमें पहले आता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक में। एंड फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। एंड सिंटेक्स एंड वर्सेस रन टाइम एरर्स, कुछ चीज़ें होती हैं सिंटेक्स में, हम सिंटेक्स गलत लिख देते हैं तो सिंटेक्स एरर हो जाता है। रन टाइम एरर मतलब अगर हमने 5/0 किया तो रन टाइम एरर देगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली गलत है। देन डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, स्टैटिक विंडो, डायलॉग, ये सब
कोड देख सकते हो तुम अनसॉर्टिंग में पाइथन जो है वो टिम सॉर्ट का यूज़ करता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन होती है। दैट्स ऑल अबाउट पाइथन।